कहीं ना कहीं लोगों की चाह है, लोग चाहते हैं कि अशोक अत्री साहब जो एक अच्छा मतलब इसमें रखते हैं, एक अच्छा एक्सपीरियंस है, पढ़े लिखे हैं, जी ताकि उनकी नुमाइंदगी अच्छे से हो सके। कोई भी जिम्मेवारी जी। जो रूलिंग पार्टी देना चाहे तो वो अशोक अत्री साहब को दी जाए। ये ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि अगर अशोक अत्री साहब इस कैलिबर के इंसान हैं और उन्होंने अपना जो है वो दायरा कार जो है वो इतना रखा हुआ है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के वो करीब पहुंचते हैं, करीब क्या पार्टी में तो वो है ही। है बिल्कुल, अब वो तो पार्टी इलेक्शन में यहाँ से कंटेस्ट पार्टी करने के वाले थे अंदर रामगढ़ भी से। पार्टी के अंदर भी कुछ दायरे होते हैं। नंबर एक दायरा है, दूसरा है, तीसरा है। तो जो तीसरा दायरा क्रॉस करके उस लाइन के अंदर होगा वो आदमी जो है वो सबसे ज्यादा करीब माना जाता है। तो अगर अत्री साहब वहां कहीं फॉल कर रहे हैं तो डेफिनेटली अत्री साहब विल गेट द जॉब। तो उनको वो जिम्मेदारियां जो है वो दी जा सकती हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से, नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो क़यादत है उनकी तरफ से। मुझे ऐसा विश्वास है। से 9 सीटें जो है शेड्यूल ट्राइब के लिए मुख्तस की गई थी, लेकिन ये पॉलिटिकल रिजर्वेशन जो है ये 2011 के सेंसस के मुताबिक की गई है। 2011 में पहाड़ी जो कबीला है ये एसटी में नहीं था, तो ये सिर्फ गुजर बकरवाल को नजर में रखकर तो ये रिजर्वेशन 9 सीटें जो है गुजर बकरवाल को दी गई थी। ठीक है ना। अब कैसा माहौल बना, क्या हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट की मंशा थी, यहाँ से भी कुछ लोग जो हैं साथ थे। यहाँ आपको पता है गवर्नर राज है, सेंटर से जो हुक्म मिलता है उसी को यहाँ इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो उसके तहत ऐसे कर दिया कि सबको इलेक्शन लड़ा दिया एसटी कोटे में। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद है फॉर्मर इंस्पेक्टर जर्नलिस्ट राशिद अवन साहब, और मेरे को तो आप सब जानते ही हैं अरफाज जैन न्यूज़ सैर इंडिया, क्योंकि हम 2 प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे इसमें कर रहे हैं बात, 2 जगह पे ये चलेगा। रशीद साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है न्यूज़ सैर इंडिया। बहुत शुक्रिया डैन साहब। रशीद साहब, आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं, चर्चा हम करेंगे जिस तरह से इलेक्शन हुए, हर एक कम्युनिटी को अपना अपना रिप्रेजेंटेटिव जो है वो मिलने जा रहा है जी। लेकिन एक कम्युनिटी ऐसी है जिसको इस रूलिंग पार्टी में कोई भी जो रिप्रेजेंटेटिव है वो नहीं मिलेगा, वो है शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी। अगर हम बात करें गुज्जर्स की, गुज्जर कम्युनिटी की, उनको अपना रिप्रेजेंटेटिव मिल रहा है। अगर हम बात करें पहाड़ी कम्युनिटी की तो उनको अपना रिप्रेजेंटेटिव मिलने जा रहा है, जो रूलिंग में सरकार बनने जा रही है। हिंदू कम्युनिटी को मिलने जा रहा है, कश्मीरी कम्युनिटी को मिलने जा रहा है, लेकिन एक ऐसी कम्युनिटी जिसकी लगभग 12-13 लाख तादाद है और उन लोगों को वंचित होना पड़ रहा है रूलिंग में आने में, मतलब रिप्रेजेंटेटिव कोई नहीं है उनका। अपोजिशन में जरूर है लेकिन रूलिंग में कोई नहीं है। कैसे देखते हैं आप, इतना अन्याय है उन लोगों के साथ, और क्या रास्ता है उसमें अगर उनको रिप्रेजेंटेशन देनी भी हो, क्योंकि आप अपोजिशन के लीडरों को उन्होंने जिताया है। तो अरफाज जैन साहब जी। जहाँ तक आपने जो मसला उठाया शेड्यूल कास्ट का, और ये जो है ज्यादा तादाद जम्मू वर्ग में है, जम्मू खिता में जी, तो उनके साथ हम ये नहीं कह सकते कि बेइंसाफी हो रही है। बेइंसाफी नहीं हो रही है। वोट देने का उनका हक था, उन्होंने अपने जो मनचाहा जो कैंडिडेट था उसको वोट दिया, वो जीत गया। शायद वो अपोजिशन पार्टी में निकल गया, निकल नहीं गया बल्कि वो था ही अपोजिशन पार्टी में। तो वो पार्टी जो इस वक्त हुकूमत में आ सकती थी, जिसके इम्कानात थे, उनको वोट नहीं मिला तो वो जीत नहीं पाया। तो अलबत्ता ये इंसाफी मानो या इंसाफ मानो, ये है वोटर्स की तरफ से ही है। तो ये हुकूमत की तरफ से अभी कुछ नहीं है। हाँ, अलबत्ता जब हुकूमत हमारी बन जाएगी, अभी तो तैयारी में है, जब हुकूमत बन जाएगी तो उस वक्त देखा जाएगा कि इनके साथ हुकूमत क्या इंसाफ कर सकती है। वहाँ जो पॉसिबिलिटी है, अब सरकार के पास उमर अब्दुल्ला साहब जो हैं वो सीएम बनने जा रहे हैं, और उनके पास इनको अकोमोडेट करने का एक ही तरीका मुझे नजर आ रहा है कि जिस तरह किसी बोर्ड का चेयरमैन बना दिया या किसी कोई ऐसी वैसी चीजें जैसे इससे पहले होता रहा है। तो अब ऐसा हो सकता है कि शेड्यूल कास्ट कोई कैंडिडेट जो मुनासिब उनको लगे, उनको हक देने के लिए, उनको रिप्रेजेंटेशन देने के लिए, हुकूमत के अंदर उनकी जो है वो उनका एक वजूद जो बनाने के लिए, तो ऐसे किसी बोर्ड का चेयरमैन बना के तो उनको एकोमोडेट किया जा सकता है। वोट अगर दिया होता तो ये इस कम्युनिटी, कोई भी कम्युनिटी है, चाहे वो पार्टी बेस हो या रिलीजन बेस हो, तो उसको पहले ही ये सोचना पड़ता है कि हम किसको वोट दे रहे हैं, इसके इम्कानात क्या है। थोड़ा दूरअंदेशी से सोचना चाहिए ना। अब यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू में स्वीप किया है, कोई शक नहीं, और स्वीप किया है जम्मू, सांबा, कठुआ
और उधमपुर में, 4 डिस्ट्रिक्ट में, बाकी कहीं नहीं। तो वोटर्स को पहले सोचना चाहिए था कि यहाँ हम मैक्सिमम कहाँ तक जा सकते हैं। मुझे लगता है जो 29 सीटें बीजेपी ने ले ली हैं, इससे आगे अभी कोई गुंजाइश नहीं लगती है बाज़ाहिर तौर पे। हाँ, कोई बड़ी तब्दीली आ जाए तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये 29 सीटों से आगे भारतीय जनता पार्टी का बढ़ना मुश्किल लग रहा है। कहने में चलो आदमी कुछ भी कह सकता है, वो अच्छी बात है, दावा भी कर सकता है, ऐलान भी कर सकता है, कुछ भी है, लेकिन ये पॉसिबिलिटी ऐसी। तो आपने ये पहले सोचना है कि अगर एक पार्टी 29 से आगे बढ़ नहीं रही है तो वो हुकूमत की तरफ कैसे जाएगी। अगर हुकूमत की तरफ वो नहीं जा रही है तो अपना रिप्रेजेंटेटिव कहीं ऐसी पार्टी से टारगेट में रखना चाहिए कि ताकि हमारा बंदा ऐसी पार्टी में हो जो हुकूमत में आ जाए। तो ये थोड़ी सी मैं समझता हूँ कि इस बरादरी को खुद सोचना चाहिए था, थोड़ा आपस में बैठ के तय करना चाहिए था। प्लानिंग से सारी चीजें चलती हैं, ये आंखें बंद करके इलेक्शन तो चलो खत्म हो गए हैं, जिन्होंने जीतना था वो जीत करके आ गए हैं। अब लोगों से क्या अच्छा हुआ क्या गलत हुआ वो हो चुका है, लेकिन जो रूलिंग पार्टी अब सरकार में आने वाली है उनका भी फर्ज बनता है कि शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी को जो है उनको रिप्रेजेंटेशन देना, उनको उनके हक जो है वो अपने हकों से महरूम न रहे, उनको भी एक हौसला अफजाई हो कि हमारी रूलिंग पार्टी में हमारा कोई नुमाइंदा है जिसके पास हम जा करके अपनी दुखड़ा अपना कहानी कोई सुना सकें। और फाजलिन साहब, ये जो शेड्यूल कास्ट है ना, ये छोटा सा नंबर नहीं है। ये 12-13 लाख लोग, 12-13 लाख लोग, इनको उमर अब्दुल्ला साहब कभी इग्नोर नहीं करेंगे। आई एम श्योर, मुझे यकीन है। कोई भी सियासी लीडर जो है, अगर मैं मानता हूँ कि अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई आ जाता और दूसरे वर्ग से कोई ऐसा मसला हो जाता तो वो भी मुझे उनसे भी उम्मीद रखनी चाहिए। तो कम से कम नेशनल कॉन्फ्रेंस से तो हमें ये उम्मीद है कि वो इतने बड़े नंबर ऑफ पीपल जो है उनको इग्नोर कभी नहीं करेंगे। कहीं ना कहीं इनके जो है एडजस्टमेंट अकोमोडेशन इनको मिलेगी जी, ऐसा लगता है। तो राज साहब, अगर बात करें हम जिस तरह से आपने कहा कि चेयरमैन बनाया जा सकता है, किसी बोर्ड का मेंबर बनाया जा सकता है, तो इसमें अगर हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से अगर बात करें, कुछ एक चेहरे जो दिखते हैं एससी कम्युनिटी के, अगर हम बात करें रामपाल जी हैं, वो भी है, अगर हम बात करें एक फॉर्मर डीआईजी है अशोक अत्री जी, वो भी हैं, उनमें से किसी एक को मतलब बनाया जा सकता है, या अशोक अत्री जी क्योंकि वो 30-35 साल का उनका एक्सपीरियंस है, लोगों से डील करने को उनको पता है, उनको अगर मतलब इसमें कहीं बनाया जाए ताकि लोगों को कुछ फायदा, क्योंकि पढ़े लिखे लोग अगर आएंगे एससी कम्युनिटी से भी, कहीं पे इनको चेयरमैन या मेंबर किसी बोर्ड का बनाया जाएगा तो एससी कम्युनिटी का कहीं ना कहीं एक फायदा होगा, उनको एक अच्छा ये इस चीज के लिए कौन चुना जाएगा, इसका इन्हिसार इस चीज पे है कि कौन जो चुनने वाले अथॉरिटीज हैं, जो चुनने वाले वो जिनके पास ये पावर है, कौन उनके करीब है, ये उस चीज के ऊपर डिपेंड करता है। जाहिर सी बात है, जो बिल्कुल अपोजिशन में होगा, उनको पसंद नहीं करता होगा या उनको उनके साथ इख्तलाफी राय रखता होगा, उनके बारे में गलत बयानी करता होगा, तो उसको तो नहीं लेंगे ना। जाहिर सी बात है। हाँ, हर कम्युनिटी से कोई ना कोई आदमी उस पार्टी के करीब जरूर होगा, और जो तो अपनी पार्टी में से ही किसी को लेंगे, क्योंकि अब अकोमोडेट किसी को करना है तो अपने को ही करना है, तो अपनी पार्टी के ही लोग हैं। रामपाल जी का अगर मैंने आपको उदाहरण दिया या अशोक अत्री जी का दिया, तो ये इनकी पार्टी के एक सीनियर नेता हैं, और कहीं ना कहीं लोगों की चाह है, लोग चाहते हैं कि अशोक अत्री साहब जो एक अच्छा मतलब इसमें रखते हैं, एक अच्छा एक्सपीरियंस है, पढ़े लिखे हैं, ताकि उनकी नुमाइंदगी अच्छे से हो सके, कोई भी जिम्मेवारी जो रूलिंग पार्टी देना चाहे तो वो अशोक अत्री साहब को दी जाए। ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि अगर अशोक अत्री साहब इस कैलिबर के इंसान हैं और उन्होंने अपना जो है वो दायरा कार जो है वो इतना रखा हुआ है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के वो करीब पहुंचते हैं, करीब क्या पार्टी में तो वो हैं ही। बिल्कुल, वो पार्टी में यहाँ से पार्टी के अंदर भी कुछ दायरे होते हैं। नंबर 1 दायरा है, दूसरा है, तीसरा है, तो जो तीसरा दायरा क्रॉस करके उस लाइन के अंदर होगा वो आदमी जो है वो सबसे ज्यादा करीब माना जाता है। तो अगर अत्री साहब वहां कहीं फॉल कर रहे हैं तो डेफिनेटली अत्री साहब विल गेट द जॉब। तो उनको वो जिम्मेदारियां जो है वो दी जा सकती हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से, नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो क़यादत है उनकी तरफ से। मुझे ऐसा विश्वास है। दरअसल अशोक अत्री साहब का मैं नाम इसलिए भी ले रहा हूँ क्योंकि वो कंटेस्टिंग कैंडिडेट थे रामगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी से। हालांकि अलायंस जब हुआ, अलायंस के बाद कांग्रेस को वहां से मौका दिया गया और उनको
कहा गया कि आप यहाँ से कंटेस्ट नहीं करेंगे, उस लिहाज से भी मतलब उनका हक थोड़ा सा ज्यादा बन जाता है। और वहाँ के लोग और बाकी जगहों के लोग भी चाहते हैं कि अशोक खत्री जैसा कोई शख्स हमें नुमाइंदा मिले जो हमारी नुमाइंदगी कर सके, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी की, पढ़ा लिखा हो, नॉलेज जिसके पास हो। तो उस लिहाज से मैं कह रहा हूँ कि अशोक खत्री साहब डिजर्व करते हैं। रूलिंग पार्टी अगर कोई भी ओहदा देती है एससी कम्युनिटी के किसी शख्स को, तो अशोक खत्री साहब उसमें बिल्कुल आप ये कह रहे हैं। अगर 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 अशोक खत्री साहब ने जब वो कंटेस्ट करने के लिए तैयार हुए थे, कभी कभी ऐसा होता है कि कंटेस्ट करने के लिए 4-5 आदमी आ जाते हैं कि 4-5 साल उन्होंने मेहनत भी की अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में। एट ए टाइम एक सीट पे 2-4 आदमी आ जाते हैं एक ही कम्युनिटी के कि हम लड़ेंगे। फिर वहाँ एक जो है आपस में इत्तेफाक राय पैदा की जाती है कि चलो जी आप इलेक्शन लड़ो और आपको बाद में हम फलां जगह के लिए रखेंगे। अगर ऐसा कोई वादा नहीं हुआ है अत्री साहब के साथ किसी का, या अत्री साहब ने किसी से नहीं किया है ये जो अरेंजमेंट जो सीट्स का ऐसा नहीं किया है, तो जाहिर सी बात है अगर अत्री साहब इतने सीनियर आदमी है तो उनका नंबर जो है इसमें आ सकता है, वो डिजर्व कर रहे हैं। रस्तम, इसी के साथ साथ में अगर हम बात करें पीर पंचाल की, पीर पंचाल से जो मैंडेट मिला है ज्यादातर नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से है। एक सीट जो है वहाँ राजौरी से कांग्रेस को गई है जी। और जिस तरह की उम्मीदें थी भारतीय जनता पार्टी को पीर पंचाल से कि हमने पहाड़ियों को एसटी में लाया है, पहाड़ी वोट करेगा और भारतीय जनता पार्टी जो है भारी मतदान से जो है वो जीत हासिल करेगी, वैसा हुआ नहीं। अब पहाड़ी कबीले में ही जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं वो सोशल मीडिया के माध्यम से लिख रहे हैं, ट्विटर पे लिख रहे हैं, यूट्यूब पे, सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक से लिख रहे हैं कि पहाड़ी लोगों को जो स्टेटस दिया गया है उसको वापस ले लिया जाए। और कुछ लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं, रणधीर सिंह जी हैं जो भारतीय जनता पार्टी से जीते हैं, वो तो कह रहे हैं कि पहाड़ी बेईमान है, पहाड़ी ने वोट नहीं किया बीजेपी को। ये बड़ी ताज्जुब की बात है और बड़ी कोता अंदेशी है कि एक आदमी इतने जल्दी इस चीज पे आ जाए कि नहीं जी अब पहाड़ियों से एसटी वापस ली जाएगी। ये तो बड़े ऐसे वैसे हैं, ऐसे लफ्ज इस्तेमाल करना तो मेरे ख्याल में बिल्कुल नामुनासिब है। और खास करके एक लीडर के लिए जो मतलब एक लोगों की नुमाइंदगी के लिए आगे निकला है, तो उसको ऐसे जबान इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। जहां तक खिताब पीर पंजाल का तलक है, वहाँ पहाड़ी लोगों को शेड्यूल्ड ट्राइब मिला, इसमें कोई शक नहीं। और जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन है उसके हिसाब से 9 सीटें जो है शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए मुख्तस की गई थी। लेकिन ये पॉलिटिकल रिजर्वेशन जो है ये 2011 के सेंसस के मुताबिक की गई है। 2011 में पहाड़ी जो कबीला है ये एसटी में नहीं था, तो ये सिर्फ गुजर बकरवाल को नजर में रखकर तो ये रिजर्वेशन 9 सीटें जो है गुजर बकरवाल को दी गई थी, ठीक है ना। अब कैसा माहौल बना, क्या हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट की मंशा थी, यहाँ से भी कुछ लोग जो हैं साथ थे। यहाँ आपको पता है गवर्नर राज है, सेंटर से जो हुक्म मिलता है उसी को यहाँ इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो उसके तहत ऐसे कर दिया कि सबको इलेक्शन लड़ा दिया एसटी कोटे में। हालांकि पहाड़ीज को अभी पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिलना बाकी है, उनको पॉलिटिकल ना, उनका सेंसस अलग से होके उनको रिजर्वेशन। अगर गुजरों को, गुजर बकरवाल को अगर 9 सीटें मिलती हैं तो मेरे हिसाब से 8 या 9 सीटें पहाड़ीज को भी मिलेंगी, मिलनी चाहिए। और फिर इलेक्शन होता तो फिर मजा था। ये 9 के बजाय 17 या 18 सीटों पे इलेक्शन होना चाहिए था, लेकिन ये इलेक्शन हुआ सिर्फ 9 पे। लेकिन ऐसे मतलब लमसम में गुजर बकरवाल के साथ पहाड़ियों को भी उन्हीं 9 सीटों पे लड़ा दिया। और अब मैं बहुत से पत्रकारों की जो है वो तबसरे सुन रहा था, किसी ने कहा जी कि पुंछ से अगर एसटीज को रिप्रेजेंटेशन देनी है तो एक दिन जो है जावेद अहमद राणा साहब का नाम आया कि एसटीज को रिजर्वेशन क्या नाम है नुमाइंदगी देने के लिए राणा साहब को हम आगे कर रहे हैं। दूसरे दिन किसी ने कहा नहीं ऐसा नहीं है, तो फिर उसी पत्रकार ने कहा कि मेरी जब बात हुई वहां के लोकल पत्रकारों से तो उन्होंने कहा कि नहीं जी एजाज अहमद जान भी तो एसटी हैं, ये भी तो एसटी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये वही सवाल जो मैंने पहले कहा कि यहाँ ये मसला है कि गुजर बकरवाल की रिजर्वेशन जो है वो 9 सीटों पर है, तो बाकी एसटी इलेक्शन तो ऐसे लड़े हैं। चलो किसी ने उसमें ऑब्जेक्शन नहीं की, करते भी तो कौन सुनने वाला था, लेकिन वो लड़े हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप ये कह रहे हो कि पुंछ से अगर आप एसटी को रिजर्वेशन क्या नाम है नुमाइंदगी दे रहे हो, तो उसके लिए आप एजाज जान साहब को नॉमिनेट कर रहे हो, जावेद राणा को नहीं कर रहे हो। तो मुझे लगता है जो ये मैंने सेंसस की बात की उस हिसाब से
ये 2011 के सेंसस के हिसाब से यहाँ एसटी की रिजर्वेशन पे जावेद राणा साहब का ही हक बनता है, क्योंकि वो गुजर बकरवाल से ताल्लुक रखते हैं और ये 9 सीटें जो है ये गुजर बकरवाल को ही मिली हुई हैं पॉलिटिकल रिजर्वेशन में। और इसके अलावा पहाड़ी भाइयों को अलग से पॉलिटिकल रिजर्वेशन की जरूरत है, वो देनी चाहिए थी। अगर इन्होंने एसटी दी है तो साथ में पॉलिटिकल रिजर्वेशन भी देनी चाहिए थी, ताकि हम 17 सीटों पे लड़ते तो वहां एजाज अहमद जान साहब का भी हक बन जाता कि उन पहाड़ी को भी रिप्रेजेंटेशन मिलती। अब देखते हैं कि उमर अब्दुल्ला साहब क्या फैसला लेते हैं इसमें कि पुंछ रजौरी से अगर आपने एसटी को रिजर्वेशन रिजर्व कैटेगरी से अगर आपने रिप्रेजेंटेशन देनी है तो आप एजाज अहमद जान साहब को दे रहे हो या जावेद राणा साहब को दे रहे हो। मेरे हिसाब से ये जो गुजर बकरवाल की रिप्रेजेंटेशन है इसके लिए जावेद राणा साहब सीनियर मोस्ट एमएलए हैं और उनको ही मिलनी चाहिए। तो रशीद साहब, ये जो लोग जो ये कह रहे हैं कि पहाड़ी बेईमान है, पहाड़ियों से एसटी वापस ले लिया जाना चाहिए, यहाँ भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं किया, जहाँ भारतीय जनता पार्टी 200, 400, 500 वोट लिया करती थी वहाँ आज सेकंड नंबर पे हर जगह पे है, तो क्या पहाड़ियों ने वोट नहीं किया है भारतीय जनता पार्टी? मुझे ताज्जुब इस बात का होता है कि भारतीय जनता पार्टी जहाँ कहीं हार जाती है ना तो वहाँ हर जगह फिर बाद में ये कहते हैं कि आप बेशक हम हार गए लेकिन हमारा वोट शेयर देखो। लेकिन ये खिताब पीर पंजाल के लिए वो पैमाना नहीं है। नहीं, हार गए चलो कोई बात नहीं, हार गए, 2 पार्टियां जब सामने आती हैं, एक हारती है एक जीतती है, तो यहाँ ये क्यों नहीं कहते कि हमारा वोट शेयर दे? बिल्कुल, आपको वोट शेयर देखो, आप अपना अगर आपको सुरनकोट से, ये बिल्कुल सही बात है, सुरनकोट से 210 वोट जो है इनके हुआ करते थे पिछले इलेक्शनों में, तो इस वक्त अगर 23,500 कुछ हैं तो ये कहाँ से आए? ये प्योर पहाड़ी लोगों के ही वोट हैं। 17,400 कुछ जो मेंढर से आ रहे हैं, 20,100 कुछ जो है पुंछ से आ रहे हैं, तो ये क्या है? 27,000 जो है आपको थाना मंडी से मिल रहे हैं, यही 27,000 आपको रजौरी प्रॉपर से मिल रहे हैं, तो ये वोट कहाँ से आ गया? ये पहाड़ी का तो वोट है, इसको क्यों नहीं कंसीडर करते आप? फिर भी पहाड़ियों को मतलब बेईमान कहा जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी के जो जीत करके एमएलए आया वो कह रहे हैं। ये बड़ी ताज्जुब की बात है, ये बड़ी ताज्जुब की बात है और यही सोचने की बात है कि मतलब आपका पैमाना जो है बदल क्यों जाता है? अगर आप और किसी शहर से हार जाते हो तो वहां आप कहते हो, आप हारते हो तो आप कहते हो वोट शेयर हमारा बढ़ गया, यहाँ से आप हारते हो कहते हो पहाड़ी बेईमान। यहाँ पहाड़ी बेईमान हो गए कि इनका मतलब जैसे कि ठेका था कि नहीं ये आपकी जेब में हमने 7 सीटें डालनी है, वो नहीं था, अपनी तरफ से जोर लगा। पहाड़ियों को एसटी दिया गया या कोई एहसान किया गया? बाकी सीटों पे आप मान लो कि पहाड़ियों ने बड़ा जी आपके साथ धोखा कर दिया। रविंदर रैना साहब की सीट पे क्या हो गया? रविंदर रैना साहब ने तो सर का चोटी का जोर लगा दिया था और वो वहां भी हार गए, लेकिन वोट तो कुछ ना कुछ लिया। ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल हाथ खड़े कर दिए थे, वोट लिया है। तो अगर रविंदर रैना साहब की सीट के लिए आप ऐसे लफ्ज इस्तेमाल नहीं करते तो बाकी वालों के लिए भी नहीं करने चाहिए। तो राष्ट्र ये जो पहाड़ियों को एसटी स्टेटस मिला है, ये क्या मतलब भारतीय जनता पार्टी ने या सेंटर ने कोई एहसान किया है पहाड़ियों पे, या जिस तरह से गुज्जर कम्युनिटी के, बकरवाल कम्युनिटी के लोग आपने देखा सड़कों पे थे, जो युवा थे उनके पैरों से खून निकलता था, पैदल यात्राएं उन्होंने की कि पहाड़ियों को जो है एसटी नहीं मिलना चाहिए, तो वाकई में पहाड़ी लोग रिजर्व नहीं करते थे या एहसान किया? नहीं है, ये कुछ लोगों का चलो ख्याल है कि ऐसे था वैसे था। यहाँ का कल्चर एक है, यहाँ के लोग एक जैसे माहौल में रहते हैं, एक जैसा उनका कल्चर है, एक जैसी उनकी मुश्किलात हैं, एक जैसी, और ये चीज महसूस की सेंट्रल गवर्नमेंट ने, ये महसूस करके पहाड़ियों को जो है एसटी मिली है। और अब ये कहना कि हमने एसटी आपको इसलिए दी थी कि आप हमें 7 सीटें जेब में डाल देना, ये मेरे ख्याल में ये दावा गलत है। हाँ, पहाड़ियों ने कहा था कि अगर आप हम पे एहसान करोगे हम एहसान का बदला एहसान से चुकाएंगे, तो वो कोशिश पहाड़ियों ने की है। सीट जीतने के लिए या सीट उनके जेब में डालने के लिए वादा तो कोई नहीं कर सकता पहले ना, लेकिन एक अपनी तरफ से कोशिश थी वो उन्होंने की है। मेरे हिसाब से वो बिल्कुल उन्होंने अपनी तरफ से ईमानदारी से कोशिश की है। अब उसमें कितना कामयाब हो सका कोई नहीं हो सका, ये दूसरी बात। सब मुझे लगता है अब इस टॉपिक को हमें यहीं खत्म करना चाहिए और नेक्स्ट भी हम इस तरह के टॉपिक्स जो है वो उठाते रहेंगे। उम्मीद करेंगे लोगों को भी हमारा जो ये टॉपिक है जरूर पसंद आएगा और आप लोगों की इस पे क्या राय है, आप अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे राशिद अवन जी, जो कि रिटायर्ड इंस्पेक्टर हैं और रिटायरमेंट के बाद अब एक जर्नलिस्ट के रूप में अपना काम कर रहे हैं। आप हमें इनके पेज पे देखोगे और इनको हमारे पेज पे देखोगे, हम दोनों एक दूसरे के मेहमान हैं आज एक दूसरे के पेजेस पे। तो शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। बहुत शुक्रिया जी मेरे डेन साहब, शुक्रिया।